हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम यूजीसी नेट का लेक्चर 54 जो है करने वाले हैं। तो आप अगर यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSS लाइब्रेरियन का हो गया, KVS NVS या फिर स्टेट लाइब्रेरी साइंस एग्ज़ाम का, या फिर बैचलर्स मास्टर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, एडुकेटर हैं, तो ये सारे लेक्चर्स आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं किसी भी लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम्स में। तो अगर आप हमारे लाइब्रेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरीज में जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कहलाता है और कैसे करते हैं। तो देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज इज क्रूशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट। कि आपका जब तक आपका जितना मान लो कि बजट है, जैसे एक महीने का 2 लाख और आप जैसे खर्च कर रहे हैं 3 लाख, मतलब स्टाफ हो गया या फिर बाइंडिंग या किसी भी फॉर्म में, तो आप 3 लाख जैसे खर्च कर रहे हैं, तो कभी भी जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता है। तो आपको जो है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कि आपका फ्यूचर भी जो है लाइब्रेरी का बच पाए, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़रूरी हो जाता है। देखो, इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट लाइब्रेरीज कैन प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज, एक्वायर रिसोर्सेज एंड मेंटेन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो द टॉपिक्स कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, की उसको आपको जैसे बजट कौन प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है तो आपको कितना फाइनेंस मिलेगा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और जो है आप कहाँ से पैसे ले सकते हैं, और बजटिंग मेथड्स की कौन मतलब क्या क्या मेथड से आप बजट बना सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एनुअल रिपोर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड कमिटी। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो सोर्सेज जो है आपके लाइब्रेरी के पैसे कहाँ से आते हैं। तो गवर्नमेंट फंडिंग। देखो, गवर्नमेंट फंडिंग में क्या क्या हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। यही 3 जगह से आ सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या आ जाता है, प्रोवाइड्स फंड्स थ्रू स्कीम्स लाइक नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, जो चल रहा है हमारा NML जिसको कहते हैं, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, तो उसके थ्रू फंड मिल सकता है। स्टेट गवर्नमेंट में एलोकेट्स फंड फॉर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, जो वो लोग भी फंड एलोकेट करते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो जा सकता है, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू पब्लिक लाइब्रेरी। समझ गए। और दूसरा हो सकता है कि ग्रांट मिल सकता है और डोनेशंस मिल सकता है। तो ग्रांट किसको कहते हैं, तो ग्रांट जो है, मान लो कि कोई कभी कभी गवर्नमेंट भी ग्रांट देती है, कभी कभी जैसे प्राइवेट सेक्टर जो होता है, CSR जो होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तरह से जो है आपको हो सकता है ग्रांट दे दे। या फिर बहुत बार जो है जैसे वर्ल्ड बैंक हो गई, या फिर जो है इसी टाइप का यूनेस्को हो गया, तो ये सब जो है हो सकता है कि इसकी तरफ से आपको ग्रांट है यूनिवर्सिटी को। तो देखो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO जो है ऑफर ग्रांट फॉर स्पेसिफिक जो है तो प्रोजेक्ट्स और जनरल सपोर्ट। तो NGOज भी जो है कितना बार फॉरेन जैसे NGO है, फिर जैसे डोमेस्टिक NGO है, दोनों कभी कभी ग्रांट प्रोवाइड कराते हैं। जो जैसे लो एरिया जो हो गया, जहाँ पे जो मतलब एसेसेबल नहीं है लाइब्रेरीज, मतलब कॉमन पीपल को, उनके लिए, या फिर विलेजेज हो गए जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी नहीं हो पाती है जिससे लोग जो है खरीद सके कुछ भी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने बताया, CSR का जो फंड होता है वो भी जैसे लाइब्रेरी को फंड कर सकते हैं। कंपनीज फंड लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स एज पार्ट देयर CSR एक्टिविटी। समझ गए। फिलैंथ्रोपिक डोनेशन, कोई जैसे बड़ा जैसे बिलियनियर है या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है तो वो भी डोनेट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए। अब देखो, एंडाउमेंट एंड ट्रस्ट। तो लाइब्रेरी एंडाउमेंट, तो ये डोनर्स जो होते हैं ना, वो एंडाउमेंट्स देते हैं। देखो, लाइब्रेरी एंडाउमेंट्स जैसे हुआ, funds set up by donors where the principal amount is kept intact and only the interest used। ये देखो मोस्टली जो है ना, ये स्कॉलरशिप्स में यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कि कोई मानो कि $10 मिलियन जो है मतलब डोनेट कर दिया, मतलब स्कॉलरशिप के लिए, कि जो है
5 या फिर 10 स्टूडेंट्स जो है इंडिया से जाके वहाँ पे स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो ये क्या होता है कि प्रिंसिपल जो है इसका हमेशा मतलब $10 मिलियन रहेगा, और जो इंटरेस्ट मिलता है साल का वो जो है आपका स्कॉलरशिप में यूज होता है। तो वैसे ही जो है लाइब्रेरी एंडोमेंट्स पे भी जो है हो सकता है कि ऐसा कोई जो है जैसे ऐसा मतलब फंड बना दिया जाए जिसका इंटरेस्ट से जो है आपका मतलब स्कॉलरशिप मिल सके या फिर लाइब्रेरी चलती रहे हमेशा के लिए। ठीक है। ट्रस्ट देखो, एस्टैब्लिश टू सपोर्ट लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ विद स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स। समझ गए। अब देखो फ़ी एंड चार्जेस, तो मेंबरशिप फ़ी हो सकता है कि आप कलेक्ट करें, उससे चल सकता है। तो ये सब जो है फाइनेंस आप कहाँ कहाँ से जो है जैसे पैसे लाइब्रेरी के लिए जुटा सकते हैं, ये टॉपिक्स में। तो देखो मेंबरशिप फीस आप कलेक्ट कर सकते हैं कि कलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स फ्रॉम फॉर एक्सेस टू सर्टेन सर्विसेज, की जैसे बुक्स वगैरह कोई ले रहा है तो उसके लिए आप मेंबरशिप फ़ी ले सकते हैं। सर्विस चार्ज फीस फॉर स्कॉलरशिप, फीस फॉर सर्विसेज लाइक फ़ोटो कॉपिंग के लिए आप ले सकते हैं। प्रिंटिंग और इंटर लाइब्रेरी लोन का आप चार्ज वसूल सकते हैं। आपके जो भी लाइब्रेरी के पैट्रॉन्स हैं उनसे फाइन्स एंड पेनाल्टीज आप लगा सकते हैं कि चार्जेस फॉर लेट रिटर्न्स एंड लॉस ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, उसके लिए फ़ाइन चार्ज कर सकते हैं। सेल्फ जनरेटेड जो इनकम भी हो सकता है कि आपका सेल ऑफ जैसे पब्लिकेशंस, रिवेन्यू फ्रॉम सेलिंग लाइब्रेरी पब्लिकेशंस एंड अदर मटेरियल्स, कि आपका लाइब्रेरी कोई चीज़ पब्लिश करता है तो उसको भी जो है आप दे के पैसा लाइब्रेरी के लिए जुटा सकते हैं। रेंटिंग आउट स्पेस, आपके लाइब्रेरी में एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसको मीटिंग्स वगैरह के लिए आप रेंट पे दे सकते हैं। इनकम फ्रॉम रेंटिंग लाइब्रेरी स्पेस फॉर इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस, ये सब के लिए। कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑफरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज इन लाइब्रेरी साइंस, कि मान लो आप इंटर्नशिप करा सकते हैं, है ना। इंटर्नशिप का अगर आप मान लो कि 2,000 रुपये चार्ज कर सकते हैं, कर देते हैं, और अगर 5 स्टूडेंट्स को आप इंटर्नशिप कराते हैं तो ऐसे आपका 10,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है जो आप लाइब्रेरी में यूज कर सकते हैं। अब देखो रिसोर्स मोबिलाइजेशन, और कहाँ से पैसा आप मोबिलाइज कर सकते हैं पैसे। देखो इवेंट्स एंड ड्राइव्स, तो इवेंट्स ऐसा कोई ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जैसे बुक फेयर टाइप हो गया, है ना। बुक फेयर टाइप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, या फिर आप जो है इसी टाइप का कोई भी टेक्नोलॉजी टाइप जिसका टिकट के प्राइस से आप कर सकते हैं। इवेंट, तो ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स टू रेज फंड्स एंड अवेयरनेस अबाउट द लाइब्रेरी, समझ गया। क्राउड फंडिंग कर सकते हैं कि आप जो है क्राउड फंडिंग होता है कि जब मतलब सब लोग मान लो कि 100 रुपये डोनेट कर रहे हैं, 1,000 रुपये डोनेट कर रहे हैं, इस हिसाब से। तो देखो यूटिलाइजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू गैदर स्मॉल कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब देखो पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस कोलैबोरेशंस विद यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, तो उन्हें आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और उससे आपको पैसा मिल सकता है। कॉरपोरेट जो पार्टनरशिप देखो, तो पार्टनरिंग विद कंपनीज फॉर फंडिंग एंड रिसोर्सेज, समझ गए। कम्युनिटी इंगेजमेंट इन्वॉल्विंग द लोकल कम्युनिटी इन फंड रेजिंग एक्टिविटी, कि लोकल कम्युनिटीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका जैसे एक तरह से 9 to 5 अगर आपका ऑफिस का टाइमिंग है, लाइब्रेरी का टाइमिंग, तो 5 to 12 जो है रात में PM तक आप जैसे एक तरह से लाइब्रेरी का स्पेस प्रोवाइड करा सकते हैं कम्युनिटी को, और उसके बाद 200 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये इस तरह से मंथली चार्ज कर सकते हैं। तो इससे लाइब्रेरी का भी आपको फंड मिलते रहेगा। अब देखो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम, तो गवर्नमेंट स्कीम्स भी चल रही है लाइब्रेरीज की, उससे आपको फंड मिल सकता है, जैसे नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। क्या है ये, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू मॉडर्नाइज एंड डिजिटली कनेक्ट पब्लिक लाइब्रेरीज अक्रॉस इंडिया। ये नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर जो है RRLF जो होता है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जो है ये आपको लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करने में फंडिंग देता है। तो कहीं देखो अगर रिच स्टेट्स है तो उसको मान लो कि 50% अगर फंडिंग देता है, और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या फिर हिली स्टेट्स हो गए जो अपना फंडिंग नहीं जुटा सकते हैं या फिर इकोनॉमिकली उसके लिए वायबल नहीं हो जाता है, तो उसके लिए हो सकता है 90% भी फंडिंग दे। ठीक है। तो वही देखो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट। ठीक है जी। अब देखो बजटिंग मेथड्स, लाइब्रेरी में जो है तो बजटिंग में क्या क्या, आप जब बजट बनाओगे लाइब्रेरी बजट, तो उसमें आपके क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं। देखो तो लाइन आइटम बजटिंग, तो ये एक बजटिंग है, प्रोग्राम बजटिंग है दूसरा है। फिर आगे और मैं पढ़ाऊँगा जैसे जीरो बजटिंग होता है, ये सब के बारे में आगे के लेक्चर्स में। देखो तो लाइन आइटम बजटिंग क्या है ये,
तो एलोकेटिंग फंड्स फॉर स्पेसिफिक आइटम्स और कैटेगरी, किसी खास चीज़ के लिए आप फंड एलोकेट कर रहे हैं कि मान लो कि आपकी लाइब्रेरी में फर्नीचर कम है ना, तो इसके लिए आप खासकर अगर जो है फंड एलोकेट कर रहे हैं तो उसको लाइन आइटम बजटिंग कहते हैं। तो वो एलोकेटिंग फंड्स फॉर स्पेसिफिक आइटम्स और कैटेगरी, किसी खास आइटम या कैटेगरी के लिए। एडवांटेजेस देख लो, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल। डिसएडवांटेज, लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड डज नॉट इनकरेज इनोवेशन। अब देखो प्रोग्राम बजटिंग, एलोकेटिंग फंड्स बेस्ड ऑन द प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट। तो कोई खास प्रोजेक्ट आया है तो उसके लिए आप जो है मतलब फंड अगर एलोकेट कर रहे हैं, मानो कि जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर कोई इस टाइप का है और वो आपको कह रहा है कि इसके लिए जो है लाइब्रेरी डेवलप करना है, तो इसके लिए खास प्रोग्राम के लिए आपको बजट आया है ना, तो वो करना है, तो उसको प्रोग्राम बजटिंग कहते हैं। या फिर कुछ और मान लो, दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि अगर आपके यहाँ कोई मैन्यूस्क्रिप्ट्स है बहुत पुराने या आर्काइव्स, और उसको कहा जाता है कि इसको जो है हमें क्या करना है, तो इसे डिजिटाइज करना है। तो डिजिटाइज करने के लिए आपको पूरा मतलब एपरेटस खरीदना पड़ेगा, मतलब स्टाफ हायर करना पड़ेगा। तो ये खास प्रोग्राम के लिए आपको बजट मिला है, तो इसको प्रोग्राम बजटिंग कहेंगे। तो देखो जैसे फोकस है ऑन अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, डिसएडवांटेज कैन बी कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। अब देखो जीरो बेस्ड बजटिंग किसको कहते हैं, तो एवरी बजट साइकिल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड ईच एक्सपेंस मस्ट बी जस्टिफाइड। देखो इसमें होता है कि मान लो कि आपको 5 लाख रुपए जो है, आपको 5 लाख रुपए 1 ईयर का बजट मिला, 1 ईयर बजट, तो आपको 5 लाख रुपये में ही जो है आपका पूरा ख़त्म करना है शुरू तक, और मार्च तक जो आपका डेडलाइन होता है मार्च 31, तो मार्च 31 तक ये पूरा पैसा यूज होना चाहिए। अब यूज नहीं होता है तो ये पैसा आपका क्या होता है, रिटर्न हो जाता है, और फ्रेश जो न्यू जो स्टार्ट होगा न्यू सेशन का, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, इसका फिर से आपको फंडिंग मिलेगा और फिर से आपको मार्च 31 तक ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये मतलब इसको कहते हैं जीरो बजटिंग। देख लो एवरी बजट साइकिल जो हुआ स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड ईच एक्सपेंस मस्ट बी जस्टिफाइड, कि आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं उसका जो है आपको बिल वगैरह से जस्टिफाई करना पड़ेगा। एडवांटेजेस देख लो, प्रोमोट्स थॉरो इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपेंसेस, कि सारा इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपेंसेस एक टाइम का ऑडिट वगैरह होता है तो उसमें ये कम से ख़त्म हो जाता है कि वो आप झंझट ख़त्म कर दिए एक मतलब साल का, फिर नए तरीके से शुरू हो रहा है ना। टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स इंटेंसिव। अब देखो कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या होता है, तो इसमें जो है आपको जो है इकोनॉमिक वायबिलिटी कह सकते हो कि आप, कि कॉस्ट इफेक्टिव मतलब इससे मिनिमम कॉस्ट में आपका होना चाहिए, समझ गए, मिनिमम कॉस्ट में कोई भी काम। देखो असेसिंग द कॉस्ट ऑफ अचीविंग अ स्पेसिफिक आउटकम विद डिफरेंट अप्रोचेज। तो आप जैसे मान लो कि जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे डिजिटाइजेशन का जैसे प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो डिजिटाइजेशन का प्रोजेक्ट में आप जो है आप ऐसे बना सकते हैं कि प्लान ए हो गया, तो प्लान ए में मेरे को अगर मान लो कि 5 लाख जैसे खर्च हो रहा है, तो इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदा जाएगा, 3 आदमी हायर किया गया, तो पूरा एक तरह से आपके पास मान लो अगर 2 लाख बुक्स है या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, तो उसको डिजिटाइज करने में 5 लाख खर्च हो रहा है। प्लान बी लिया गया कि अगर दूसरे तरीके से आउटसोर्सिंग करते हैं तो इसमें 4 लाख खर्च हो रहा है। प्लान सी कुछ किया गया, तो ये सब जो कंपैरिजन किया जाएगा कि हमें किस में सस्ता पड़ रहा है, किस में महंगा पड़ रहा है, कौन सा अप्रोच में बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है, तो वो आपका कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस होता है। असेसिंग द कॉस्ट ऑफ अचीविंग ए स्पेसिफिक आउटकम विद डिफरेंट अप्रोचेस, समझ गया। तो एप्लीकेशन में हो गया कंपेयरिंग कॉस्ट ऑफ वेरियस सप्लायर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो इसमें जो है आप अगर बुक आपको जैसे ख़रीदना है बहुत ज़्यादा, मान लें कि जो है 50,000 बुक्स खरीदनी है, न्यू जब लाइब्रेरी स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप जो है जैसे कोटेशन मंगवाते हैं अलग अलग जगह से कि जो है इतने बुक्स का मतलब अलग अलग दुकान वाले जो है जब बताते हैं कि हम लोग कितने में प्रोवाइड करा सकते हैं, तो समझ रहे हो, तो उससे कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। अब देखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किसको कहते हैं, कंपेयरिंग द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट अगेंस्ट द टोटल एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। कि आप मान लो कि 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो 5 लाख खर्च करने से आपको वो आउटकम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे आप मान लो कि कोई
प्राइवेट लाइब्रेरी चलाते हो, प्राइवेट लाइब्रेरी। अब प्राइवेट लाइब्रेरी में आप अगर ऐसे प्लान कर रहे हो कि मैं जो ये जो है स्पेस जो है इसमें जो है 500 स्टूडेंट्स के मतलब सीटिंग के लिए अरेंजमेंट बना रहा हूँ, उसमें मीटिंग स्पेस बना रहा हूँ, सारा बुक रखूँगा, तो वो इकोनॉमी का ही जैसे वायबल होता है कि नहीं होता है। आप मान लो कि जैसे 5 लाख रुपए जैसे स्पेंड कर दिए और आपको इनकम हो ही नहीं रहा है, आपका सारा का सारा पैसा जो है लोन चुकाने में जा रहा है, तो वो सब जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आ जाता है। कंपेयरिंग द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट, कि इतना एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगा उससे आपको एक्सपेक्टेड बेनिफिट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। एप्लीकेशन देख लो, इवेलुएटिंग द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज, कि आप नया कोई जैसे सर्विस देने वाले हैं, मानो कि आप जो है मतलब सोच रहे हैं कि आप अपने स्कूल के लिए एक ऑनलाइन लाइब्रेरी का पोर्टल बनाते हैं जिससे जो है, तो ये मान लो कि अब स्कूल में जैसे 300 स्टूडेंट हैं और उसके लिए आपको खर्च लग रहा है जैसे पोर्टल बनवाने में कम से कम 1 करोड़ रुपए, तो वो एक तरह से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में जो है सही नहीं बैठता है। वो फिर आदमी को जो है दिमाग में आएगा कि उससे अच्छा है कि 2 आदमी को बिठा ही देते हैं, 2 लाइब्रेरियन को, जो खुद ही इशू कर लेगा, है ना। तो एग्जाम्पल, एनालाइजिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ डिजिटाइजिंग लाइब्रेरी कलेक्शन, जो मैं कह रहा था। अब देखो एनुअल रिपोर्ट एंड स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो एनुअल रिपोर्ट जो है वही आपका लाइब्रेरी का जो है एनुअली जो जैसे पब्लिश होगा कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या आपने नए नए फैसिलिटीज़ लाए, कितने बुक्स जुड़े, ये सब आपका एनुअल रिपोर्ट में चला जाता है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, आपका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो देखो एनुअल रिपोर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एनुअल रिपोर्ट, तो ट्रांसपेरेंसी होगा, प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड अचीवमेंट, कि आपने इतने पैसे में ये काम किया, तो ये अचीवमेंट भी हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी देखो, होल्ड्स द लाइब्रेरी अकाउंटेबल टू स्टेक होल्डर्स, कि जितना जिसका जो काम है वो उस काम में अकाउंटेबल है कि नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि लाइब्रेरियन जो है आपका पूरा पैसा जो है मतलब डकार गया हो और कोई जैसे बुक खरीदाया ही नहीं, लाइब्रेरियन में जो है हमेशा ताला लगा रहता है, समझ गए। अब देखो प्लानिंग, तो ये जो है आपका एनुअल रिपोर्ट के आधार पे प्लानिंग भी होता है, कि अगर मान लो कि आप जैसे 1 लाख रुपए जो है जब बचा लिए हो, तो आप जैसे फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो कि आप जो है एक तरह से नेक्स्ट ईयर में जो है और ज़्यादा सर्विसेज ऐड कर सकते हो, है ना। हेल्प्स इन फ्यूचर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, समझ गए। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट क्या क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बजट भी कहते हैं, डिटेल्ड फाइनेंशियल डेटा इंक्लूडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही जो है ना हम लोग बजट भी कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अब देखो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, तो इसमें परफॉर्मेंस देखा जा सकता है कि लाइब्रेरी आपका और ज़्यादा यूज हो रहा है या नहीं यूज हो रहा है, आपके लाइब्रेरी में फुटहोल्ड जो है बच्चे बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं। स्टैटिस्टिक्स ऑन यूजेज, मेंबरशिप एंड सर्विसेज, समझ गए। अब देखो अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन्स, तो ये अचीवमेंट भी आपका दिखा सकता है कि हमने जो इस साल जो है आपने जैसे 50,000 न्यू बुक्स ऐड किए, है ना। हाईलाइट्स ऑन सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, कुछ ऐसा अचीवमेंट हो तो। देखो कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग स्टैटिस्टिक, तो डेटा कलेक्शन, गैदरिंग डेटा ऑन लाइब्रेरी ऑपरेशंस एंड यूजेस, तो इसमें डेटा कलेक्शन आप कर सकते हैं और उससे जो है जैसे लाइब्रेरी को और अच्छा बना सकते हैं। कि मान लो कि जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, अगर मान लो कि एनआईटी में कहीं पे लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देख रहे हो कि अगर रोबोटिक्स के जो है लोग उसके बारे में इंक्वायरी ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, कि जो है मतलब रोबोटिक्स की कोई बुक है क्या, या फिर कोई जैसे जर्नल आता है क्या, तो इस तरह से तो आपके दिमाग में ये इंक्वायरी से आपको डेटा एनालाइज करके ये आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रोबोटिक्स में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो रोबोटिक्स की जो है नए नए बुक्स हो गया, वीडियोज़ हो गया, लेक्चर्स हो गया, ये सब आप नए नए और इंक्लूड कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे जर्नल्स वगैरह को। तो देखो, तो ये समझ गए। तो डेटा एनालिसिस देखो, एनालाइजिंग डेटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि आप और क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं लाइब्रेरी में। रिपोर्टिंग, प्रेजेंटिंग इन डेटा इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर, तो ये सब आपको स्टैटिस्टिक्स से फ़ायदा होता है। अब देखो लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड कमेटी, तो लाइब्रेरी में जो है आपका अथॉरिटी होना चाहिए कि कौन ऑथराइज्ड है किस काम के लिए। अब जैसे आपका जो सबसे मतलब सुप्रीम रोल है लाइब्रेरी में, सुप्रीम रोल, तो वो किसका हो सकता है कि आपका जो मतलब हेड लाइब्रेरियन होगा, है ना। तो हेड लाइब्रेरियन जो है ये हो सकता है कि आपका पॉलिसीज़ बनाए, और उसके बाद जो है मतलब डिप्टी लाइब्रेरियन होगा, तो डिप्टी लाइब्रेरियन हो सकता है कि डे टू डे
डे टू डे जो जो है मतलब रनिंग है लाइब्रेरी का उसको देखता हो, है ना। तो वो सब जो रोल्स आपको डिफाइन होता है। तो रोल्स ऑफ लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड कमिटी, तो लाइब्रेरी अथॉरिटी के इसको कहते हैं, रोल ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी। तो देखो गवर्नेंस, तो गवर्नेंस की लाइब्रेरी का जो ओवर और जो मतलब गवर्नेंस और आपका जो पॉलिसी डायरेक्शन है, मान लो कि आपका एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो उसका जो है आपको मतलब गवर्नेंस अलग होगा और उसमें जो है मतलब क्या क्या रिक्वायर्ड है, कौन कौन सा, ये सब वो तय करेंगे कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है, और लाइब्रेरी को एक्सपेंड करना है, ये सब जो है। देखो प्रोवाइड्स ओवरऑल गवर्नेंस एंड पॉलिसी डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में जो है लाइब्रेरी की पॉलिसी जाएगी। फंडिंग अप्रूवल, वो जो है आपको फंडिंग भी अप्रूव करते हैं। अप्रूव्स बजटेड एंड फाइनेंसिंग प्लान्स, तो ये सब बजट और फाइनेंशियल प्लान जो है वो अप्रूव करेंगे। ओवरसाइट मोनिटर्स एंड इवेलुएट्स लाइब्रेरी परफॉर्मेंस, तो वो जो है आपको बाकी का जो जैसे एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी हो गया, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उसका हो सकता है कि वो बढ़े, है ना। तो उसके आधार पे जो है स्टाफ को जो है अच्छा से प्रमोशन भी मिल सकता है, हटाया भी जा सकता है। तो ये सब इसमें आ जाता है। अब टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी कमेटी देखो क्या क्या होता है। तो एडवाइजरी कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, फाइनेंस कमेटी और यूजर कमेटी। एडवाइजरी कमेटी में क्या क्या हो जाता है, जो आपका डेवलपमेंट जो और लाइब्रेरी का करना है उसमें आपको एडवाइस देते हैं। वो प्रोवाइड्स एडवाइस ऑन स्पेसिफिक एरियाज, खास खास एरियाज में, लाइक टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लाना है कि नहीं लाना है, फिर मतलब कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन के लिए आप कोई टूल्स यूज कर सकते हैं क्या, ये सब, और कलेक्शन डेवलपमेंट की, और क्या क्या बुक्स जो है आपको बुक्स हो गए, मैनुअल्स हो गए, फिर ये सब जो है जैसे जर्नल्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, ये सब क्या क्या बढ़ाना है लाइब्रेरीज में। फाइनेंस कमिटी होता है जो ओवरसीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बजटिंग, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है आपका लाइब्रेरी में कितना पैसा आ रहा है, कितना जो खर्च हो रहा है, ये सब आपका बजटिंग में वो देखते हैं। यूजर कमेटी होता है रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द लाइब्रेरी यूजर्स, की लाइब्रेरी यूजर्स के लिए मान लो कि जैसे फर्नीचर हुआ, तो आपका जैसे फर्नीचर जो है कंफर्टेबल नहीं है, जैसे मतलब टूल्स पे बैठना पड़ रहा हो स्टूडेंट को, तो टूल्स पे बैठ के कोई 5 घंटा 6 घंटे तो पढ़ाई कर नहीं सकता है। तो ये सब जो है आपका यूजर कमेटी देखती है। अब देखो फंक्शंस ऑफ कमेटीज, फंक्शंस क्या क्या हैं कमेटी के, तो पॉलिसी डेवलपमेंट, तो पॉलिसी जो है क्या क्या और पॉलिसी बनानी है, क्या क्या कैसे लाइब्रेरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कि मतलब लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ये सब में आपका क्या क्या काम हो सकता है। असिस्ट इन डेवलपिंग एंड अपडेटिंग लाइब्रेरी पॉलिसी, समझ गए। रिसोर्स एलोकेशन की आपको जो है आपका नीड्स और प्रायोरिटीज़ क्या क्या है लाइब्रेरी को, और फ्यूचर गोल्स क्या क्या है, इसके बेसिस पे आपको रिसोर्स एलोकेशन हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में बढ़ाया जाए। आपका अगर यूनिवर्सिटी में कुछ और, मान लो कि आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है जैसे फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, फिर इसी टाइप का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब का भी अगर जो है जब पढ़ाई शुरू हो रहा है तो हो सकता है कि आपको लाइब्रेरी एक्सपैंड करना पड़े, तो उसके लिए रिसोर्स जो है सो बेटर मतलब एलोकेट और ज़्यादा एलोकेट करना पड़ेगा। तो वही है जो मतलब कमेटी जो है रिसोर्स एलोकेशन वाली ये करती है। हेल्प्स इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्स बेस्ड ऑन नीड्स एंड प्रायोरिटीज, समझ गया। अब फीडबैक एंड इवेलुएशन, तो इनका काम क्या है कि यूजर से फीडबैक लेंगे। वो हो सकता है कि आपके यहाँ जब प्रोफेसर्स भी हो, मतलब स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, तो वो हर तरह का फीडबैक हो सकता है कि आपका रहने के लिए सॉरी मतलब बैठने का सही जगह है कि नहीं है, मीटिंग रूम्स है कि नहीं है, आपके लाइब्रेरी में शांति रहती है कि नहीं रहती है, ऐसा तो नहीं है कि दिन भर हल्ला होते रहता है, लाइब्रेरी का सर्कुलेशन सिस्टम कैसा है, कि जो है ऐसा तो नहीं है कि कोई जो है मतलब बुक जो है एक ही बंदा 4 बार इशू कराया जा रहा है, री इशू कराया जा रहा है, दूसरे को मिल ही नहीं रहा है, तो ये सब हो जाता है। गैदर फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स एंड इवेलुएट लाइब्रेरी सर्विसेज, तो उसी के अनुसार जो है आप लाइब्रेरी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 1957 में जो है RRLF जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट, तो कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1957 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। 2014 देख लो, जब मोदी जी जीत के आए थे, तब लॉन्च ऑफ द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद कर लो। 2014 में लॉन्च हुआ था। 2005 में तो CSR जो होते हैं फंड, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो आपको कुछ जो परसेंटेज है प्रॉफिट का
जो है मतलब कंपनीज को जो है कुछ ऐसे सोशल वर्क्स में लगाना रहता है सोसाइटी में, तो वो CSR जो है 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। समझ गया? तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।